बेटा अस्सलाम वालेकुम। लास्ट हमारी जो मुलाकात हुई थी उस लास्ट मुलाकात में जहाँ तक मुझे याद है तुम लोगों को मैंने टेंशन इन स्ट्रिंग का टॉपिक कंप्लीट करवाया था। टेंशन स्ट्रिंग का केस नंबर 1 भी हो गया था, टेंशन स्ट्रिंग का केस नंबर 2 भी हो गया था। आज हम एक्सट्रीम लेवल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 3.5 है। लेक्चर नंबर 3.5 है जिसमें हम मोमेंटम के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बट इस टॉपिक को समझाते हुए या इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इसके आगे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते थे लेकिन वो इस साल रिड्यूस कर दिए गए। तो नेक्स्ट साल वो रिकॉर्ड होंगे या नेक्स्ट ईयर वो रिकॉर्ड होकर अपलोड होंगे। इस साल उसकी ज़रूरत नहीं है। आज हमारा जो टॉपिक है वो मोमेंटम है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है। और अगर मैं गलत नहीं जा रहा तो ये टॉपिक आप ऑलरेडी मैट्रिक क्लास में बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ चुके हैं। ऐसा ही है। तो तमाम के तमाम बच्चे जल्दी से हेडिंग डालें मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम के हवाले से बात करने से पहले मैं आपको कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं जो बताना चाहता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपसे कोई कहता है कि ये बताइए मोमेंटम क्या है। अच्छा, ये लीनियर मोमेंटम है। मोमेंटम को क्या कहा जाएगा? लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम क्या है सर? तो मोमेंटम इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन पॉसेस्ड बाय अ बॉडी। ये बच्चे को मैट्रिक क्लास में याद हुआ होता है कि मोमेंटम इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन पॉसेस्ड बाय अ बॉडी। याद करो, मोमेंटम इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन पॉसेस्ड बाय अ बॉडी। मोमेंटम इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन पॉसेस्ड बाय बॉडी। आप कहेंगे हाँ जी ये तो याद है। अब मैं समझा रहा हूँ, एक मिनट। मोमेंटम इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मोशन पॉसेस्ड बाय बॉडी, ये तो सर हमें याद है। अब इसका मतलब क्या है? तो बेटा मोशन का मतलब होता है मूव करना। किसी बॉडी, कोई बॉडी कितनी तेज़ी में मूव कर रही है, कोई बॉडी कितनी तेज़ी में मूव कर रही है, ये उसका मोमेंटम कहलाएगा। तो आप कहेंगे फिर वेलोसिटी क्या है? समझिएगा, अभी मैं आपको खुद उलझाऊँगा फिर उस मामले को सुलझाऊँगा। मोमेंटम क्वांटिटी ऑफ मोशन है। मोशन का मतलब मूवमेंट है। और मैंने कहा भाई कोई बॉडी कितनी तेज़ी में मूव कर रही है, ये मोमेंटम है। तो आप कहेंगे तो फिर स्पीड क्या है? कोई बॉडी कितनी तेज़ी में मूव कर रही है, उसकी स्पीड है। तो स्पीड और मोमेंटम दोनों एक ही चीज़ है क्या? अब मैं आगे इसको समझाता हूँ। आगे आप लोगों ने एक और चीज़ पढ़ी होगी, मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, ये भी मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, आपको सबको पता है। मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। P = mv। बच्चे को याद होता है P। अभी मैं लिखवाऊंगा प्रॉपर अंदाज में, लिखने की ज़रूरत नहीं है। P = mv। मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और यही रट्टा मार के आए मैट्रिक क्लास से आप। देखिए, एक चीज़ होती है समझना, कॉन्सेप्ट बनाना, और एक चीज़ होती है बस पढ़ लेना। मैं अभी भी पूछता ना मोमेंटम, तो जो माशाल्लाह अच्छे A1 ग्रेड्स बैठे हैं आप लोगों में, 94% वाला भी बैठा हुआ है। 94 वाला है ना एक यहाँ पर, 93 वाला बल्कि। तुम्हारी कितनी परसेंटेज थी? 93 थी माशाल्लाह। 94 वाला एब्सेंट है। तो 93-94% वाले लड़के भी बैठे हैं, इत्तेफाक की बात है। ऐसे लड़के वैसे पाए जाते नहीं यहाँ पे पाए हुए। लेकिन मैं इन बच्चों से भी अगर मैं पूछूंगा ना, शायद रट्टा लगा के आया हूँ, मैं पूछूँ यही बताएंगे भाई मोमेंटम इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन पॉसेस्ड बाय अ बॉडी। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। P = mv। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी इन सिस्टम इंटरनेशनल। इट्स यूनिट इज kg/s और न्यूटन सेकेंड। हो गया। कॉन्सेप्ट कहाँ है? मैं बताऊँ कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं। कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं? मैं जैसे ही बोलता हूँ ना मास, एक जहन में पिक्चर आती है ख़ास किस्म में, मास, वज़न। कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है जैसे वर्ड यूज़ किया तो एक ख़ास जहन में जायचा बन गया उसके हवाले से। मास, हाँ यार वो मास, ये जैसे मिसाल के तौर पे ये मास ज़्यादा होता है कम होता है, ये समझ में, ये मास मतलब मास तुम बता नहीं पा रहे। मास मैं बोलूँगा ना डिफाइन मास, तो शायद डिफाइन ना कर पाओ, लेकिन मास तुम डिफाइन नहीं कर पाओगे, कॉन्सेप्ट बना हुआ है। क्योंकि जैसे ही मास वर्ड यूज़ हो रहा है ना तो आपको समझ में आ जा रहा है मास असल में एक्चुअल है क्या। मैं जैसे ही बोलूँगा ना टाइम, अब मैं अगर बोल दूँ डिफाइन, गिव द डेफिनेशन ऑफ टाइम, नामुमकिन यहाँ पे कोई एक बच्चा भी सुना दे। नहीं, टाइम की डेफिनेशन तो है, लेकिन आप में से कोई बच्चा सुना दे ज़रा कि सर मैं टाइम की डेफिनेशन दे सकता हूँ। हाथ खड़ा कर ले। नहीं सुना सकते। आपस की बात बताऊँ, मुझे भी सोचनी पड़ेगी। बट टाइम का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है। जैसे ही मैं बोलता हूँ ना टाइम, तो एक ख़ास जहन में पिक्चर क्रिएट होती है। टाइम, यार वो जो फासला लगता है ना, नहीं घड़ी की पिक्चर नहीं क्रिएट होती, आपको समझ में आ जाता है यार वो जो बीच में गैप लग रहा है, फासला लग रहा है, वक्त लग रहा है, वो टाइम है। ऐसे ही है ना, मतलब एक ख़ास, मैं जिस पॉइंट पर आ रहा हूँ ज़रा तवज्जो के साथ मुझे आने दो उस पॉइंट पे। मैं इसी तरीके से अगर बोलूँ कि टेम्परेचर, तो टेम्परेचर से भी एक ख़ास जहन में, यार वो गर्मी में होती है ना, गर्म ठंड भी टेम्परेचर। लेंथ, यार वो लेंथ, लंबाई, हर चीज़ के बाद फ्रिक्शन, भले से डेफिनेशन शायद याद हो या ना हो, लेकिन फ्रिक्शन देखो, एक होता है डेफिनेशन याद होता है, एक होता है कॉन्सेप्ट बना हुआ होना।
फ्रिक्शन डेफिनेशन भले से याद हो या ना हो, कॉन्सेप्ट बना हुआ है। जैसे मैं फ्रिक्शन बोल रहा हूँ ना तो तुम ब्रीफ कर सकते हो, यार बड़ा सिंपल है सर, ये जो रगड़ लगती है ना, जैसे मिसाल के तौर पे इस दीवार पे रगड़ेंगे ना ज़्यादा लग जाएगी, ये टाइल्स हैं तो टाइल्स में थोड़ी कम होगी, यहाँ बोर्ड पे और कम होगी, शीशे में और कम होगी, सर ये फ्रिक्शन होती है। मतलब कॉन्सेप्ट बना हुआ है। अब मैं आ रहा हूँ, यानी मास बोला ख़ास पिक्चर जहन में आई, लेंथ बोला ख़ास कॉन्सेप्ट जहन में आया, टाइम बोला ख़ास कॉन्सेप्ट जहन में आया, मोमेंटम मोमेंटम कुछ जहन में आया? कोई ऐसी पिक्चर बनी जैसे मास में बन गई थी, टाइम में बन गया था, वेलोसिटी उसमें बन रहा था, टेम्परेचर में बन रहा था? नहीं बन रही होगी। मोमेंटम का सिर्फ यही है सर डेफिनेशन सुन ले, मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय बॉडी, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और अगर क्वांटिटी ऑफ मोशन ही बोलना है तो मोशन का मतलब तो स्पीड भी है, क्वांटिटी ऑफ मोशन का मतलब तो स्पीड भी होती है, तो मोमेंटम क्या है? अब मैं आपको ऐसी घटिया एग्जाम्पल के साथ ये टॉपिक क्लियर करूँगा कि आप कहेंगे अच्छा तो बुनियादी तौर पर मोमेंटम का मतलब ये होता है। मुझे एक बात बताओ, एक बच्चों वाला सवाल कर रहा हूँ, ये जो मैंने पहनी हुई इसको कहेंगे शर्ट, आप इसको क्या कहा जाएगा? शर्ट। इसे क्या कहेंगे आप? पैंट कहेंगे। जीन्स कह लें, पैंट कह लें, शलवार कमीज़ सब उसको पहनी हुई है तो इसको कमीज़ कहेंगे, आप इसको क्या कहेंगे? शलवार कहेंगे। ऐसे ही अगर एक लड़की है तो उसका दुपट्टा भी होगा, ठीक है, तो शलवार कमीज़ और दुपट्टा इस तरह से बात होगी। अगर बिल फर्ज मैं सिर्फ इसकी बात करूँ तो आप कहेंगे शर्ट या कमीज़। ऐसे ही कमीज़ लड़की के सिर्फ और सिर्फ दुपट्टे की बात हो तो कहा जाएगा दुपट्टा, सिर्फ दुपट्टा। ऐसे ही है। या सपोज करो मैंने इसके ऊपर कोट भी पहना हुआ है, सिर्फ कोट की बात हो तो आप कहेंगे कोट। सिर्फ और सिर्फ शलवार की बात हो तो कहा जाएगा शलवार। आप कहेंगे क्या फिजिक्स पढ़ाते हुए क्या कर रहे हैं ये? अभी मैं जब बताता हूँ मैं एग्जाम्पल कहाँ से कहाँ पहुँचाऊँगा। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आपको जाके ख़रीदना हो और एक साथ ये मिला हुआ हो, तो कभी भी जाके होगा कि शॉप पे जाके आप बोलें कि अंकल ये जो शर्ट है या ये जो शलवार और ये कमीज़, यानी ये जो शर्ट है और ये जो पैंट है, या मिसाल के तौर पे अंकल ये बताएं ये शलवार कमीज़ और दुपट्टा कितने का है? कभी भी ऐसा नहीं होगा। एक वर्ड यूज़ करेंगे, पता है क्या? अंकल ये सूट कितने का है? क्या यूज़ करोगे? अंकल ये सूट कितने का है? पता है जब आपने बोला ना ये ड्रेस कितने का है, जब आपने बोला ना ड्रेस कितने का है, तो अंकल को पता है कि ड्रेस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ शलवार एंड कमीज़। बात समझिएगा, शर्ट इज़ द ड्रेस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ शलवार एंड कमीज़। यानी अगर बिल फर्ज एक बच्चे ने ड्रेस वर्ड यूज़ कर लिया है, इसका मतलब क्लियर है कि दोनों की बात हो रही है। शलवार और कमीज़ को मिला के बोलने के लिए ड्रेस वर्ड यूज़ किया जाता है। बात समझिएगा, तवज्जो। यानी पैंट शर्ट और कोट, तवज्जो यहाँ पे रखो, अभी बात के दो मत ले जाओ। मतलब मिसाल के तौर पे पूरे के पूरे लिबास के लिए अलग अलग वर्ड यूज़ नहीं किया जाएगा। कोई लड़की जाए कि भाई ये शलवार, ये कमीज़ और ये दुपट्टा तीनों कितने का दे रहे हैं, ये नहीं बोलेगी। वो क्या बोलेगी? यार ये सूट कितने का है। ये सूट का मतलब ये अंडरस्टूड होगा कि तीनों को मिला के बोला गया है। अब बात सुनो, कभी ऐसा जिक्र हो रहा है फिजिक्स में कि सिर्फ मास का जिक्र हो रहा है तो बोला जाएगा मास, बस मास बोला जाएगा। सपोज करो कभी सिर्फ वेलोसिटी का जिक्र करना हो, कि सिर्फ स्पीड का जिक्र करना है, वेलोसिटी। लेकिन इमेजिन कर लो कि एक ऐसा फैक्टर आ गया जिसमें मास और वेलोसिटी मिल के शामिल हैं, तो अब एक ख़ास वर्ड यूज़ किया जाता है मोमेंटम। इसी वजह से जब ड्रेस होगा तो ड्रेस में कोई अलग से शेप में नहीं बनेगा ड्रेस का, ड्रेस में दोनों चीज़ें एक साथ आएंगी जहन में, और कमीज़ दोनों। वैसे ही जब मोमेंटम का वर्ड यूज़ होगा तो मोमेंटम में दोनों चीज़ें एक साथ आनी चाहिए, मास और वेलोसिटी। इस वजह से कहा जाता है कि मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बात समझ में आई? अब मैं जब भी मोमेंटम वर्ड यूज़ करूँगा ना, मोमेंटम, आप समझेंगे अच्छा एक खास शेप बन गई। अब शलवार कमीज़ याद आ गई तेरे को, है मास वेलोसिटी याद आएगी, ठीक है। तो ये मोमेंटम होता है। इन शॉर्ट ये मोमेंटम इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय बॉडी। मोमेंटम का मतलब होता है कि बॉडी कितना मूव कर रही है, और ये प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। तवज्जो, इसकी यूनिट जो होती है वो होती है P=mv, ये तो पता ही होगा। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन होती है, जिस तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है उसी तरफ मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। इसकी यूनिट देखो, मास की यूनिट क्या होगी? kg, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, एक्सेलरेशन में स्क्वायर होता है, तो kg और v की जगह मीटर पर सेकंड। इसकी एक और यूनिट भी होती है न्यूटन सेकंड। ये न्यूटन सेकंड कैसे आई मैं रफ वर्क में दिखा दे रहा हूँ। ये देखो kg मीटर पर सेकंड है, मैंने सेकंड ऊपर भी लगा दिया,
और सेकंड नीचे भी लगा दिया, मतलब बैलेंस तो जब सेकंड ऊपर और नीचे दोनों लगाऊंगा तो ये बन जाएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू kg मीटर, सेकंड से मिलकर सेकंड स्क्वायर, और साथ में कौन बच गया, सेकंड। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन के बराबर होता है, पता होगा आप लोगों को। F इजिकल टू क्या होता है, ma, m की जगह क्या आता है kg, a की जगह क्या आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यानी फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, यानी न्यूटन इजिकल टू kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, न्यूटन, और साथ में क्या आ जाएगा, सेकंड। ये इस तरह आया है, ठीक है। खैर यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप तमाम बच्चे मोमेंटम की हेडिंग डालें और लिखें मोमेंटम इज़ द क्वांटिटी ऑफ momentum is the quantity of motion, momentum is the quantity of motion possessed by a body. Momentum is the quantity of motion possessed by a body. Momentum is the quantity of motion possessed by a body. फुल स्टॉप डाल के लिखेंगे इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by a body. फुल स्टॉप डाल के लिखेंगे इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, it is the product of mass and velocity. Mathematically P is equal to mv. Momentum is the product of mass and velocity. Mathematically P is equal to mv. Mathematically P is equal to mv लिख लिया बेटा। Mathematically P is equal to mv। पैराग्राफ बना के लिखो it is a vector quantity, 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 and in system international, it is a vector quantity, and in system international its unit is, it is a vector quantity, and in system international its unit is kg meter per second. In system international its unit is kg meter per second or Newton second. It is a vector quantity, and in system international its unit is kg meter per second. kg ये लिखा हुआ है सामने यार, kg मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड, और न्यूटन सेकेंड। हेडिंग डालो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हेडिंग डालो ये लीनियर मोमेंटम चल रहा है, मैं पहले से बता रहा हूँ, आगे ब्रैकेट में एहतियातन लिख भी लो लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हेडिंग डाल दो। हेडिंग डालो बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हेडिंग डाल के लिखो in an isolated system, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हेडिंग डाल के लिखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हेडिंग डाल के लिखो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, in an isolated system total momentum of a body, in an isolated system total momentum of a body remains constant. In an isolated system total momentum
of a body remains constant. In an isolated system, total momentum of a body remains constant. ब्रैकेट बना के लिखो, आइसोलेटेड सिस्टम इज़ अ सिस्टम, ब्रैकेट बना के लिखो, आइसोलेटेड सिस्टम इज़ अ सिस्टम, ब्रैकेट बना के लिखो, आइसोलेटेड सिस्टम इज़ अ सिस्टम in which no external force is applied on a body. Isolated system is a system in which no external force is applied on a body. Isolated system is a system in which no external force is applied on a body. Isolated system is a system in which no external force is applied on a body. ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज के बाद प्रूफ की हेडिंग डाल दो, PROOF आएगा, PROVE प्रूफ का मतलब है कि प्रूव हो गया, मतलब प्रूव्ड हो गया। लेकिन जब भी ऐसी हेडिंग होती है ना स्टार्ट में, तो PROOF आएगा, प्रूफ, यानी हम प्रूफ कर रहे हैं, PROOF लिख लिया भाई सब। अब मेरा बेटा तवज्जो के साथ मेरी बात सुनिएगा, पूरा फोकस सामने कीजिएगा। लाइफ में कभी भी कंजर्वेशन का वर्ड यूज़ हो ना, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है सेम रहना, एक जैसा रहना, कांस्टेंट रहना, अनचेंज रहना। मैं आपसे बोलूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ दानिश क्या होगा, आप कहेंगे दानिश रिमेन्स कांस्टेंट, हो गया लॉ, समझ में आ रही बात। मैं कहूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्टूडेंट बताओ, स्टूडेंट रिमेन्स कांस्टेंट, हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्टूडेंट। आप देखिए इस तरह के बहुत सारे लॉ आएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हो गई स्टेटमेंट या खुद ब खुद, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास रिमेन्स कांस्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अभी आगे आएगा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। तो मुसलमानों अब जल्दी से बता दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, याद हो गया, मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए। अब सवाल पैदा ही होता है, सामने देखिएगा, सवाल पैदा ही होता है कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है कि जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। आइसोलेट, सामने देखो बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। आप कहेंगे क्या मतलब है सर आपका, जैसे देख जिस सिस्टम में मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये एक आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस लग रही है, अला बला बला, इस तरह की बहुत सारी फोर्सेज लग रही हैं। तो क्योंकि बहुत सारी फोर्सेज लग रही हैं तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज डैट कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है कि जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, जैसे स्पेस। अब आप स्पेस में देखो, रोज़े अव्वल से अर्थ घूम रहा है और घूमे जा रहा है, कोई रुक ही नहीं रहा, यानी उसका मोमेंटम कांस्टेंट है। यानी अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, भाई देखो ना मोमेंटम चेंज तो उसी वक्त होगा ना, फोर्स लगेगी। मैं तो ठंडी करना है ये देखा जाए तो, मैं कह रहा हूँ भाई फोर्स नहीं लगेगी अगर, यानी आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा। यानी आप पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना पड़ेगा ना, हम पूरा सेंटेंस क्या कहेंगे, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम क्या कहेंगे भाई, फिर बताओ क्या कहेंगे, हम कहेंगे इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी रिमेन्स, याद हो गया, फिर से बताओ क्या है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। अब आगे ब्रैकेट में बता देंगे आइसोलेटेड भाई क्या है। आइसोलेटेड सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसका है प्रूफ। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको दो बॉडीज़ कंसिडर करनी पड़ेंगी। ज़रा तरीके से देखिएगा पूरी एक्सप्लेनेशन को। अगर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूफ करना है तो सबसे पहले आप दो बॉडीज़ कंसिडर कर लें, ए और बी। ये मैट्रिक क्लास में कर चुके हैं, मेरे ख्याल से इसमें इतना मुश्किल नहीं होगा। ए की इनिशियल स्पीड इमेजिन कर लो u1 है और बी की इनिशियल स्पीड इमेजिन कर लो u2 है। यानी u1 इज़ द इनिशियल स्पीड ऑफ बॉडी ए एंड u2 इज़ द इनिशियल स्पीड ऑफ बॉडी बी। इसका मास m1 है और इसका मास क्या है m2।
यू इनिशियल असल में बाद में भी बनेगी ना, तो मैंने शुरू वाले को यू बोल दिया है और बाद वाले को वी बोलूँगा, यानी हेयर यू रिप्रेजेंट इनिशियल और बाद में वी रिप्रेजेंट करेगा फाइनल को। u1 इज द इनिशियल स्पीड ऑफ बॉडी ए एंड u2 आर ऑल्सो द इनिशियल स्पीड, 2 लग गया तो फाइनल नहीं हो गया ये, u2 ऑल्सो इनिशियल स्पीड ऑफ बॉडी बी। अच्छा अब थोड़े ये जो केस है, ये तो पिक्चर चल रही है आपकी बिफोर कोलिजन। अब हुआ क्या कि बॉडी ए और बी आपस में टकरा गई, ठीक है। अब बॉडी ए और बी अगर आपस में टकराई तो टकराने के बाद होगा क्या, बॉडी ए बी पे फोर्स लगाएगी, बॉडी ए बी पे क्या, तवज्जो रखना है यहाँ पर, बॉडी ए बी पे क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। ये क्या लगाएगा, एफ ए ऑन बी, फोर्स ए की बी पे, और हर एक्शन का रिएक्शन आता है। तो भाई साहब ये है आपकी नालायक को, ये है कोलिजन। कोलिजन मतलब होता है टकराना, सही है। कोलिजन का मतलब क्या होता है, टक्कर खाना, ठीक है, टकराना। कोलिजन हो गई। अब कोलिजन के बाद बताओ मास पे कोई फर्क, जाहिर सी बात है अगर मास पे फर्क पड़ता तो लोग डाइटिंग नहीं करते, टक्कर ही मारते, ठीक है ना। तो लिहाजा टकराने से मास पे कोई फर्क नहीं आएगा, यानी बॉडी ए और बॉडी बी का जो मास है वो वही रहेगा, यानी इसका मास m1 ही रहेगा और इसका मास क्या रहेगा, m2। इसका भाई साहब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या बन जाएगी, v1। v1 इज द फाइनल स्पीड ऑफ, टकराने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कभी भी ऐसा कार चला रहे हो, एक्सीडेंट हो गया तो वेलोसिटी कम हो जाएगी ना, वेलोसिटी चेंज हो गई। इस वजह से शुरू वाले को u बोल दिया गया और बाद वाले को v बोल दिया गया, ताकि चेंज शो हो जाए कि शुरू में और बाद में एक जैसा नहीं रहा, अलग हो गया। ये u1 है, ये v1 है। u1 इनिशियल स्पीड है इसकी और v1 फाइनल स्पीड है इसकी, v1 और इसका क्या हो जाएगा v2। और ये हमारे पास जो पिक्चर है ये क्या है, आफ्टर कोलिजन। अब मेरा बेटा अभी मैं लिखवाऊंगा तो बराए मेहरबानी सिर्फ सुनते रहो। मुझे एक बात बताओ, मैं अगर आपसे कहता हूं कि बताओ मुझे कि टोटल मोमेंटम, मैं प्रॉपर अंदाज में लिखवाऊंगा तो लिहाजा अभी मेरे साथ मत लिखना टोटल मोमेंटम, या फिर एक काम करना, अगर लिखने का मौका नहीं बचे ना तो पिक्स ले लेना या फिर वीडियो देख लेना, तो वीडियो से काम कंप्लीट कर लेना। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा, आप एक बात बताओ मुझे सोच समझ के। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, P = mv। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करने जा रहा हूँ, P = यानी मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। एक बॉडी है, उसका मास x है और उसकी वेलोसिटी y है, बताओ उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, xy। एक बॉडी है, उसका मास है कैपिटल M और वेलोसिटी है u, बताओ मोमेंटम क्या हो जाएगा, mu। ऐसे ही होगा। अब जल्दी जल्दी बताना शुरू करो। एक बॉडी है, उसका मास m1 है और वेलोसिटी u1 है, तो जो है एक बॉडी उसका मास m1 है, वेलोसिटी u1 है, बताओ क्या बनेगा, m1 u1। एक बॉडी उसका मास m2 है, वेलोसिटी u2 है, तो क्या बनेगा, m2 u2। तो बताओ टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या बनेगा, m1 u1 प्लस m2 u2। बात समझ में आ रही है, मोमेंटम क्या बनेगा, m1 u1। भाई देखो सुनो, इसका m1 u1 बन जाएगा, इसका m2 u2 बन जाएगा, तो दोनों का मिलके क्या बन जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2। क्लियर है, ये बन गए भाई इक्वेशन नंबर 1। ये बन गया टोटल। असल में हम करने क्या जा रहे हैं, हम प्रूफ करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का, यानी हम ये प्रूफ करेंगे कि जो मोमेंटम शुरू में था वही मोमेंटम बाद में था। अब वो प्रूफ करेंगे तो पहले हम शुरू का मोमेंटम तो निकालें ना, ये शुरू का निकाल लिया, शुरू का है m1 u1 प्लस m2 u2। अब टकराने के बाद क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई, टोटल मोमेंटम भाई साहब यहाँ पे आ जाइए। अब क्या बनेगा, m1 v1 प्लस। अच्छा कुछ बच्चे ना इसमें गलती करते हैं, वो कहते हैं सर हमने मैट्रिक में किया था वो वाला याद कर लें। देखो मैट्रिक में प्रूफ नहीं था, मैट्रिक में एक्सप्लेनेशन थी कि मैट्रिक में पता है ये दोनों कराने के बाद टीचर ने क्या कहा था, नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, सो दिस इज इक्वल टू दिस। अबे तो ये प्रूफ थोड़ी हुआ,
प्रूफ का मतलब तो ये होता है कुछ कर के प्रूव हो जाए, भाई ये आ गया, तो कुछ आए तो उन्होंने डायरेक्ट अपनी तरफ से बोल दिया। तो ये प्रूफ वो जो मैट्रिक क्लास में किया था वो प्रूफ नहीं किया था, एक्सप्लेनेशन की थी। आज मैं आपको प्रूफ कराने जा रहा हूँ। अब मैं देखो, अब मैं चलाऊंगा डेरिवेशन और उस वक्त तक चलाता रहूंगा जब तक ये दोनों आपस में क्या ना आ जाए, बराबर ना आ जाए। मुझे पहले ही बताओ ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गई हैं? एक मिनट, मैं अगर लगाऊं नाउ अप्लाइंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लिखना चाहो तो शुरू में लिख लेना, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहेगा, एफ ए ऑन बी शुड बी इक्वल टू माइनस एफ बी ऑन ए। ये है असल पिक्चर। जितनी फोर्स ए बी पे लगाएगी उतनी ही फोर्स बी ए पे लगाएगी, बट अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे ही भाई साहब, माइनस इस वजह से लगाया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। और अब पूरी की पूरी डेरिवेशन की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आने जा रही है। बहुत रिलैक्स होकर सुनना, टाइम ऊपर भी हो जाए क्योंकि मुझे वीडियो भी कंप्लीट करनी है और लेक्चर भी कंप्लीट करना है, तो टाइम ऊपर भी हो जाए, लेकिन मैं अभी ख़त्म नहीं कर सकता इस टॉपिक को बीच में। मुझे एक बात बताएं, मैं रफ वर्क में आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो आपको ऑलरेडी पता है। आप कितने गए गुजरे हो, आपको ये तो पता ही होगा कि F = ma होता है। ये नहीं पता तो फिर आप लापता हो जाओगे, ये पता होना चाहिए, ठीक है, बोरी बंद हो जाएगी। F = क्या होता है भाई, ma, सबको पता है ना। अगला स्टेप अगर मैं कर दूं कि F = mvf - vi/t, तो भी कोई मैंने ठंडी नहीं की, सबको पता है यहाँ पे क्या हुआ है। v का यार a का फार्मूला होता है vf - vi/t, a का फार्मूला क्या होता है vf - vi/t बॉयज़। तो a की जगह क्या आ जाएगा, vf - vi/t, मुनासिब है। और लास्ट स्टेप अप करने जा रहा हूँ, F = क्या बन जाएगा, अब मेरे साथ जल्दी से रट्टा लगाओ, फोर्स का फार्मूला क्या निकाला मैंने, फोर्स = mvf - mvi/t। याद करो फोर्स का फार्मूला क्या है, mvf - mvi/t। फिर बताओ फोर्स का फार्मूला क्या है, तवज्जो रखिएगा, तवज्जो, mvf - mvi/t। इसका मतलब ये है कि अगर बिलफर्ज तुम्हें फोर्स निकालनी है, तो तरीके से समझना मेरी बात को, अगर तुम्हें फोर्स निकालनी है तो पहले मास को फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस मास को इनिशियल स्पीड से मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड बाई टाइम। यानी ये देखो फोर्स का फार्मूला क्या है, मास का फैक्टर मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी माइनस मास का फैक्टर मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। मैं बार बार बता रहा हूँ, सबसे मुश्किल स्टेप करने जा रहा हूँ मैं। ये फार्मूला समझ में आ गया, फार्मूला क्या है, मास मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी माइनस मास मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा बात सुनो, u किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल को। अगर m1 है तो u1, m2 है तो u2, लेकिन u2 और u1 दोनों इनिशियल हैं, और v1 और v2 क्या है, फाइनल हैं। ये क्लियर हो गया। स्टेप पे आ जाओ, तवज्जो रखिएगा, इस स्टेप को जरा देखिएगा क्या बनेगा। एफ ए ऑन बी, फोर्स किसकी निकाल लें, ए की बी पर, ए की बात, तवज्जो, ए की बी पर, ए की बात करूं बी की बात करूं, ए की, भाई साहब ए की बी पर फोर्स है ना, ए m1 है या m2 है, यानी ये वाली साइड m1 की है और ये वाली साइड, क्योंकि ये a ऑन बी है तो ये m1 और ये b ऑन है तो ये m2। तो फिर से बताओ ये वाली साइड किसकी है, m1, ये वाली साइड क्या है। वापस टॉपिक पे आओ, फोर्स कैसे निकालते हैं, मास मल्टीप्लाई बाय उसका फाइनल माइनस मास मल्टीप्लाई बाय उसका इनिशियल अपॉन टाइम। अब ये देखना, a ऑन b, मास मल्टीप्लाई बाय उसका फाइनल, बहुत रिलैक्स होकर सुनना, मुश्किल स्टेप है, मास मल्टीप्लाई बाय उसका फाइनल माइनस मास मल्टीप्लाई बाय उसका इनिशियल अपॉन टाइम इज इक्वल टू माइनस मास मल्टीप्लाई बाय उसका फाइनल माइनस मास मल्टीप्लाई बाय उसका इनिशियल अपॉन टाइम। ये स्टेप समझ में आया, मुश्किल है, मैं पहले बता रहा हूँ। देखो आप ना सबको छोड़ो, सिर्फ ये समझो ये फार्मूला क्या है। ये फार्मूला चिल्ला के सिर्फ एक बात कर रहा है, फोर्स निकालने के लिए मास मल्टीप्लाई बाय उसका फाइनल माइनस मास मल्टीप्लाई बाय उसका इनिशियल अपॉन टाइम, ये है फार्मूला। अब आप मुझे एक बात बताओ, ए ऑन बी है ना, तो ए ऑन बी इस वाले फैक्टर में मास क्या होगा, m1 का फाइनल v1, आवाज़ आनी चाहिए, m1 का फाइनल और m1 का इनिशियल
पहले ये V1 U1 की दुनिया में उलझना है सबसे बड़ा मसला। सबसे बड़ा मसला ये M1 ये U1 V1 इसमें उलझ जाएंगे। V फाइनल है, U इनिशियल है। अब M1 का फाइनल V1, वेरी गुड। M1 का इनिशियल फॉर्मूला क्या है? मास फाइनल माइनस मास इनिशियल अपॉन टाइम। ये देखो मास, अब M1 क्यों यूज़ करो ये समझ में आ गया होगा, एक ही वजह, M1 फाइनल माइनस M1 इनिशियल अपॉन टाइम। और यहाँ किसी बात होगी M2 की, M2 फाइनल माइनस M2 इनिशियल अपॉन टाइम। सच सच बताओ वो कौन सा स्टूडेंट इसको अभी भी समझ में नहीं आया है? कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से रिलैक्स होकर बताओ। सबको क्लियर हो गया? क्योंकि आगे के स्टेप सब बहुत आसान है, 2 मिनट के अंदर डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी। बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया? भाई साहब बात सुने, टी से टी क्या हो जाएगा? क्यों, क्या ये भी टी है वो भी टी है तो कैंसिल? दोनों डिवाइड। अबे नालायक, अगर कहीं सुनो, चुप कहीं पे लिखा हुआ x अपॉन वाई और z अपॉन वाई, तो अगले स्टेप में क्या करोगे? y से y कैंसिल हो जाएगा। या तो एक काम करते हैं, लंबी करते हैं, डिवाइड कर रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा फिर कैंसिल कर दो। तो बात तो एक ही है ना यार। तो t से t क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब बताओ क्या बचेगा? गलत कर रहा हूँ यार। M2 V2 उसकी वजह ही बीच में माइनस आ रहा है। माइनस ना क्या करता है, अंदर ब्रैकेट को सबको चेंज करता है, इस वजह से यहाँ माइनस रखना ज़रूरी है, ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। सॉरी, लगा दी ब्रैकेट, ये कुछ नहीं किया, ये इक्वेशन वापस छाप दी है। अब अगला स्टेप भी आप सबको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। M1 V1 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। भाई साहब एक बात बताएं, ये यहाँ माइनस का है, तवज्जो, ये यहाँ माइनस का, यहाँ की क्या हो जाएगा ये, और ये यहाँ माइनस का, वहाँ की क्या हो जाएगा? इस टाइप देखिएगा, M1 V1 M1 V1